सभी दोस्तों को नमस्कार। यूपीएससी 021 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त। मैं आपको आज बताने जा रहा हूं, अपना एक्सपीरियंस बताने जा रहा हूं। ईडीसीएल का जो इंटरव्यू दिया था मैंने, एक एग्ज़ाम जिन लोगों को नहीं पता ये उनके लिए एक जॉब वैकेंसी आई थी जिसका नाम था ऑफिसर व्हाट आई एम सेइंग यार ऑफिसर ट्रेनी। हाँ, तो ऑफिसर ट्रेनी नाम का डेजिग्नेटेड पोस्ट है। ईडीसीएल एक कंपनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में। ये मिनी रत्ना कंपनी है। ठीक है, तो ये सब इसके बारे में हो गए। अब हम शुरू करते हैं। तो इस पोस्ट में क्या था, ये बेसिकली S7 कैटेगरी की पोस्ट होती है और उसकी जो सैलरी और पे स्केल जो होता है वो अराउंड 37,500 आई थिंक इसका बेसिक पे होता है। और लेवल 6 का जो बेसिक पे होता है वो होता है 35,500। ये दोनों चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको आगे चल के कभी ऐसा मौका लगे कंपेयर करने का तो आप कंपेयर कर पाओ। कि ठीक है, क्योंकि मुझे ज़रूरत पड़ रही थी इसको कंपेयर करने की। अब हम लोग वापस आते हैं। देखो ईडीसीएल में क्या हुआ था। ईडीसीएल में एक पेपर था, उन्होंने एक पेपर करवाया। 100 नंबर का पेपर था शायद से। हाँ, 100 नंबर का पेपर था और पेपर का सेंटर था आदर्श परीक्षा केंद्र, दिल्ली में है वो। ठीक है, तो हम लोग देने चले गए पेपर। हम लोगों ने पेपर दे दिया। पेपर देने के बाद क्या हुआ कि उसका आंसर की उन्होंने दिया। आंसर की बहुत ही फॉल्टी आंसर की थी। बहुत ही रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशन है। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, वैसे ज़्यादातर बहुत सारे लोगों से ऐसी गलतियाँ होती भी हैं। बट मैं ये कहना चाहूँगा कि जब कभी भी ऐसी गलतियाँ हो जाएं, अगर आपके आंसर की में गलत आंसर दिए हों तो बच्चों को रिवाइज आंसर की आप प्रोवाइड करें ताकि उनको मदद मिल सके, उनको समझ में आए कि भाई उनके नंबर बन कितने रहे एग्जैक्टली। तो फैक्ट नंबर 1, जिन लोगों ने भी पेपर दिया है उनमें से किसी को नहीं पता कि उनके एग्जैक्ट नंबर कितने हैं। ये किसी को नहीं पता। अब दूसरी बात करते हैं। जो लोग सेलेक्ट हुए उनको उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेल किया। मेल से इंटीमेट किया और बता दिया कि आपका जो है इंटरव्यू है 22 नवंबर को इंटरव्यू था। 22 नवंबर और 23 नवंबर को 2 दिन इंटरव्यू था। ठीक है, इसमें 10 पोस्ट थी वैसे। ठीक है, कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है, बट आप समझ के रखिए कि 10 पोस्ट थी, मतलब कम पोस्ट थी। और यूआर की एक पोस्ट थी। तो ठीक है, इंटीमेट कर दिया सबको कि 22 नवंबर और 23 नवंबर को आपका इंटरव्यू है। तो अब मैं चलता हूँ सीधा 22 नवंबर पे। 22 नवंबर पे हम लोग पहुंचे वहाँ पर। ईडीसीएल का ऑफिस है। ईडीसीएल का ऑफिस है सेक्टर 18A, फिल्म सिटी। नोएडा में एक जगह है फिल्म सिटी, सेक्टर 18 है, वहाँ पर इनका ऑफिस है। ऑफिस ठीक है, पुरानी बिल्डिंग बनी हुई है। जैसे कि सर ही बता रहे थे कि 1950 या 1960 के दौरान वो बिल्डिंग बनाई गई थी, पुरानी बिल्डिंग है। तो पहले दिन क्या हुआ कि पहले दिन करीब 3-4 एक्टिविटीज़ हुई। पहली एक्टिविटी ये हुई कि जो भी लोग आए हुए थे, सबसे पहले तो मैंने देख लिया कि कितने लोग आने हैं। उन्होंने क्या हुआ, तो वॉचमैन को लिस्ट दी हुई थी, तो उस लिस्ट में 36 लोगों का नाम था। तो बेसिकली ये हुआ कि 36 लोगों को बुलाया गया था इंटरव्यू के लिए। ठीक है, अब जब हम लोग गए अंदर तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले हम सबका जो है बायोमेट्रिक करवाया। ठीक है, बायोमेट्रिक करवाया और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया। ये 2 एक्टिविटीज़ करवाई गई। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि इन 2 एक्टिविटीज़ के बीच में वहाँ पर कैटरिंग फैसिलिटी थी, खाने पीने की। खाना भी खा सकते हो आप, नाश्ता भी कर सकते हो, सब चीज़ें थी। ठीक है, वहाँ से हट करके इधर वापस आते हैं। और बायोमेट्रिक करवाया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया। अब फिर क्या करवाया, फिर उसके बाद एक सर थे, बहुत ही अच्छा लगा जब उन्होंने बात करनी शुरू करी हम लोगों को। आई एक्चुअली फेल्ट वार्म फीलिंग आई हैड एट दैट टाइम कि किसी ने आपसे कम्युनिकेट किया, आपसे इंटरेक्ट किया। क्योंकि मैकेनिकली काम हो रहा था, रोबोट्स की तरह कि हाँ ये सब काम हो रहा, तो मज़ा नहीं आ रहा था मतलब। लेकिन जब वो सर आए, वो काफ़ी अच्छे सर थे और बहुत ही एम्फेसिस कर रहे थे कि बच्चों के सामने ही बच्चों का जो भी मतलब रिजल्ट वगैरह चेक करना है। जैसे कि हम लोगों ने जो आंसर लिखा उसका प्रिंट आउट भी निकलवाना था और सीबीटी हुआ हम लोगों का। तो सब जो एक्टिविटीज़ थी बच्चों के सामने करवा, इसका उनका हैवी एम्फेसिस था। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। हम लोग वापस आते हैं कि हम लोग को क्या करने को कहा गया। तो डे 1 की एक्टिविटीज़ में पहले बायोमेट्रिक करवाया गया, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया गया। अब उसके बाद इन्होंने क्या किया, उसके बाद इन्होंने एक पेपर दिया हम लोगों को और उसमें 2 क्वेश्चन लिखे हुए थे। पहला क्वेश्चन था ईडीसीएल के बारे में, उसका कुछ एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं क्योंकि मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था वो वाला। और दूसरा क्वेश्चन और करके लिखा हुआ था, 2 में से एक अटेम्प्ट करना था। वो दूसरे में था कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर था कि इसका यूज़ कर इस रेफरेंस में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के रेफरेंस में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो एंड हायर एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन, इसके ऊपर था बेसिकली कुछ आंसर लिखना था। तो मुझे ऐसा लगा कि एक शॉर्ट ऐसे टाइप का कुछ आपको लिखना है, तो ये उन्होंने लिखने के लिए दिया हम लोगों को। तो ये एक्टिविटी थी। उसके बाद जब ये एक्टिविटी पूरी हो गई तो उन्होंने क्या किया, हम लोगों से सीपीटी करवाया। ठीक है,
CPT मतलब कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो उसमें क्या इन्होंने करवाया, उन्होंने वर्ड जनरली क्या होता है, वर्ड में टाइपिंग करवाते हैं आपसे जब कभी आप दूसरे एग्जाम्स की कभी भी आप देंगे, जैसे कि CSIR का हमने दिया था, ICAR का दिया था, और भी और जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का दिया था। तो उसमें क्या रहता है, टाइपिंग रहती है वर्ड में। तो टाइपिंग की जगह उन्होंने क्या किया, हम लोगों से लेटर लिखने के लिए बोला कि असिस्टेंट सेक्रेटरी को लेटर लिखें कि ये फंड रिलीज करें किसी एस्पेक्ट में। तो बेसिकली लेटर राइटिंग करवाई बेसिकली, ठीक है। और पावर पॉइंट में क्या किया, उन्होंने डेटा दिया हुआ था और उसके ऊपर आपको स्लाइड्स बनानी थी, ठीक है। फिर उसके बाद एक चीज़ और थी, पावर पॉइंट हो गया, वर्ड हो गया, क्या बचा, MS एक्सेल। MS एक्सेल में क्या किया कि कंपनी की जो एनुअल रिपोर्ट होती है या फिर एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी, 44th एनुअल जनरल मीटिंग अभी कंडक्ट हुई थी नवंबर में ही, उसका कुछ डेटा था कि कंपनी का इतना टर्नओवर है, पास्ट ईयर का ये डेटा रहा। तो उसके बाद ऊपर उन्होंने 4 क्वेश्चन पूछे हुए थे, जिसमें तो मतलब 4 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने थे। तो ये था डे 1 की एक्टिविटी जो मैंने अपने शॉर्ट में डाला हुआ है। डे 2 मैंने डाला नहीं, ऐसे ही रिकॉर्ड नहीं किया था, एक किया था लेकिन मन नहीं किया डालने का। अब आते हैं डे 2 की एक्टिविटी में। उसी को करते करते यार हम लोगों का 5 बज गया था, मतलब पहले दिन। चलो ठीक है, फिर हम लोग डे 2 की एक्टिविटी करते हैं। शुरू में हम लोगों को बुलाया गया, शुरू के 36 लोग थे। 36 लोगों में 2 लोग आए नहीं थे, तो 34 लोग बचे थे। 34 लोगों में 17 लोगों को पहले हाफ में बुलाया गया था जब डे 2 यानी कि 23 नवंबर को, और 17 लोगों को सेकेंड हाफ में यानी कि 1 बजे बुलाया गया था, 1 PM। अब आते हैं इंटरव्यू एक्सपीरियंस में, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आप जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले क्या था, ऐसा मुझे लग रहा, और इट इज़ बेस्ड ऑन माई सॉलिड रीजनिंग एक्चुअली, कि जो सीक्वेंस लिखा हुआ था बच्चों का, वो हमें लगता है कि जो मार्क्स उन्होंने ऑब्टेन किए थे रिटर्न में, उसी के हिसाब से वो सीक्वेंस बनाया हुआ था उन्होंने, ठीक है। पता नहीं इंटरव्यू में किसे सेलेक्ट करें किसे ना सेलेक्ट करें, बट रिटर्न के हिसाब से पहले नंबर पे था कोई ओम हरिओम करके कोई व्यक्ति था, ठीक है। और दूसरे नंबर पे आपके भाई था, ठीक है, UPSC 021। तीसरे नंबर पे एक और एक और लड़का था, कृसानू करके कुछ नाम था उसका, पता नहीं क्या नाम था, एग्जैक्ट नाम नहीं आता। फिर चौथे या 5वें नंबर पे अपना दोस्त था सालिम भाई अपना, वो चौथे या 5वें नंबर। टॉप 5 में तो हम लोग थे बेसिकली, ठीक है। तो हम लोगों को सबसे पहले हुआ, तो मैं पहले उसका बताता हूँ हरिओम से क्या पूछा। और देखो, जब हम लोग गए इंटरव्यू में, तो इंटरव्यू में क्या था कि 4 लोग बैठे हुए थे, 4 लोगों का पैनल था इंटरव्यू में, ठीक है। एक मैम थी और 3 सर थे, सीक्वेंस से बैठे थे, और बीच में जो है ये इस तरीके की सिचुएशन थी। ये 4 लोग थे और यहाँ पर हम लोग सामने उनके बैठे हुए थे। अब हरिओम का एक्सपीरियंस बताता हूँ मैं। हरिओम से थोड़ी बात करी थी हमने, तो हरिओम ने बताया कि उसका सिविल्स ब्रांच से उसने शायद से किया हुआ है बीटेक, वो ऑलरेडी जॉब कर रहा है गुड़गांव में कहीं पे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, भूल भी गया होऊंगा मैं। तो वो उससे जो है सिविल्स जो उसका सब्जेक्ट था, उसी से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस पूछे बेसिकली, और भी रैंडम कुछ क्वेश्चन पूछे उन्होंने, सर ने पूछे कंक्रीट क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्या, बेसिकली सिविल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, ठीक है। अब आते हैं अपने ऊपर। मुझसे क्या पूछा, बेसिकली क्या हुआ था, जब ये वैकेंसी आई थी ना, तो उन्होंने कहा था कि रिज्यूमे जमा करने के लिए उन्होंने कहा था, ठीक है। तो मैंने रिज्यूमे अपलोड कर दिया था, और ये रिज्यूमे मैंने काफ़ी पहले बनाया था। उस दौरान मैंने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी शुरू नहीं करी थी, मतलब UPSC की तैयारी कर रहा था, बट बाकी एग्ज़ाम नहीं देता था मैं, और UPSC में ऐसे रिज्यूमे नहीं अपलोड करवाते हैं। और उस दौरान क्या हुआ था कि मैं अपने सीखना भी चाहता था, कुछ कोडिंग से रिलेटेड चीज़ें सीखना चाहता था मैं, तो मैं कर भी रहा था। बड़ी मेहनत लगती है मुझे, क्योंकि मुझे आती नहीं है कोडिंग, बट मुझे लगता है कि मैं करने की कोशिश कर रहा था, और मैंने काफ़ी कुछ किया भी था, मतलब ऐसा मेरी नज़र में मैंने थोड़ी सी प्रोग्रेस करी थी, ठीक है। तो मैंने कुछ चीज़ें उसमें लिख दी थी, जो लिख दी थी वो उस समय मैंने करी थी, लेकिन काफ़ी टाइम भी हो गया था। तो उन्होंने क्या किया, मेरे इंटरव्यू में मुझसे जो भी क्वेश्चन पूछे वो सारा टेक डोमेन का पूछा, मतलब जो भी मैंने उसमें लिख दिया था, जाहिर सी बात है उसमें लिखा हुआ है वो पूछेंगे ही, लेकिन वो सारे ही उन्होंने उसी से पूछा यार। बट चलो ठीक है, लेकिन उनके डीप क्वेश्चन उस तरीके के नहीं थे, कोडिंग से रिलेटेड नहीं थे। उनका बेसिकली अंडरस्टैंडिंग ये थी कि अगर आपको कोडिंग वगैरह आती है तो वो कंपनी में एज एन एम्प्लॉय आप मदद करेंगे कंपनी की, जाहिर सी बात है आप कर सकते हैं मदद। तो वो उनका एक्सपेक्टेशन थी कि आपको अगर चीज़ें आती हैं तो आप करोगे। तो बेसिकली वो सवाल उसी से रिलेटेड पूछ रहे थे। सवाल क्या कि उन्होंने टेक डोमेन में से कई सारे सवाल पूछे। एक सर थे, उन्होंने सबसे पहले पूछा कि क्या चल रहा है इस समय AI वगैरह ML वगैरह, उसके ऊपर 1-2 क्वेश्चन पूछा मुझे। और उसके बाद क्या किया,
एक सर थे, अब टूटा फूटा पता, सीक्वेंस वाइज नहीं पता, ठीक है। तो एक सर थे, उन्होंने मुझसे EDCL का एक सवाल पूछा, और उन्होंने एक सवाल और पूछा कि सपोज तुम्हारा कोई सीनियर है और तुम कोई काम करके ले गए और वो बोल रहा है गलत है और तुमको लौटा दे रहा है, तुम फिर से काम करके ले गए, वो बोल दे रहा है नहीं ये नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये ऐसे करो, और जो तुम्हें बता रहा करने के लिए वो गलत बता रहा कि वो चीज़ एक्चुअली गलत है, लीगली गलत है, और वो आपसे करवा रहा है, तो आप क्या करेंगे? हाउ यू विल स्टीयर दिस, नेविगेट दिस सिचुएशन बेसिकली। तो उसमें हम लोगों का थोड़ा सा कन्वर्सेशन हुआ, देन फाइनली आई आंसर दैट क्वेश्चन बेसिकली। और उसका आंसर मैं आप सभी को भी बता भी दे रहा हूँ कि देखो, हम लोगों में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अगर आप कभी लाइफ में पढ़ेंगे तो उसमें एक कॉन्सेप्ट होता है चेन ऑफ कमांड का, ठीक है। एक चेन ऑफ कमांड का कॉन्सेप्ट होता है, एक होता है हायरार्की का कॉन्सेप्ट। तो जो उन्होंने सर ने क्वेश्चन पूछा कि आपका सीनियर आपको कोई गलत काम करने को बोल रहा है, आप क्या करोगे, तो इसको क्वेश्चन को आंसर कैसे करना मैं आपको वो बता रहा हूँ, ठीक है। उस क्वेश्चन को आंसर मेरे हिसाब से उस क्वेश्चन को ऐसे आंसर करना चाहिए, मैंने किया था आंसर, ठीक है, आई थिंक ठीक कर लिया था। तो मैं आपको बता रहा हूँ आंसर कैसे करना। तो आंसर ये करना है कि देखो, हम किसी जब ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं, चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन हो, हायरार्की का कॉन्सेप्ट होता है। हायरार्की का मतलब ये होता है कि आपके ऊपर कोई और आपका सीनियर, और उस सीनियर के ऊपर कोई सुपर सीनियर, ठीक है। तो बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि हर एक एम्प्लॉय जो होता है वो चेन ऑफ कमांड फॉलो करता है। चेन ऑफ कमांड का मतलब होता है एक एम्प्लॉय जो है वो एक ही सीनियर को रिपोर्ट करता है, 10 सीनियर को जनरली रिपोर्ट करने के लिए नहीं होता है, वो किसी एक सीनियर के अंडर में वो काम कर रहा होता है और उसको रिपोर्ट करता है। तो चेन ऑफ कमांड यही कहता है। तो इसमें होता क्या है कि अगर आपके सीनियर ने आपसे कोई काम करने को कहा है, देन आप उसके काम को बेसिकली मना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप उसके अंडर में काम कर रहे हैं, तो आप मना नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर वो गलत काम कर रहा है करने के लिए, तो आप कैसे नेविगेट करेंगे? तो नेविगेट ऐसे करेंगे कि आप उस काम को करेंगे, ऐसा मेरा आंसर है ये, ठीक है। आप उस काम को करेंगे, आप उस काम को करिए, लेकिन आप उस काम को करने से पहले आप अपने सीनियर से बेसिकली रिटर्न में ले लीजिए अब कि ये जो भी काम हो रहा है ये मेरे दिशा निर्देश में हो रहा है और इसकी जिम्मेदारी मेरी है। ऐसा वो व्यक्ति जब आपको लिख के दे देगा कि जिम्मेदारी मेरी है, तब आप उस काम को करेंगे, क्योंकि आपका सीनियर ने आपसे कहा है करने के लिए। ये एक एस्पेक्ट हो गया उसका। अब आते हैं इसी आंसर के दूसरे एस्पेक्ट पे। इतना ज़्यादा बोलना होता नहीं, लेकिन मैं बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पर, बिकॉज मुझे लग रहा है कि बताना अच्छी बात होगी। दूसरा कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि मैंने कंपनी की रिपोर्ट भी पढ़ी थी और वो रिपोर्ट में मैंने बहुत मेहनत करी थी यार, मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं उसने नहीं पूछा उन्होंने, खैर ठीक है। तो उसमें रिपोर्ट में एक चीज़ लिखी हुई थी, जो कंपनी है ना EDCIL, ये कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करते हैं ये लोग, ऐसा उन्होंने रिपोर्ट में लिखा हुआ था। तो रिपोर्ट का एक हिस्सा था जिसमें लिखा हुआ था विसल ब्लोअर एक्ट, इसको भी इन्होंने जो है इम्प्लीमेंट किया हुआ है। तो पहला आप क्या करेंगे उसमें कि आपके सीनियर ने कोई गलत काम करने को कहा तो आप उसको करेंगे और रिटर्न में ले लेंगे, ये पहला एस्पेक्ट उसका। उसी आंसर का दूसरा एस्पेक्ट ये होगा, मान लो कुछ ऐसा गड़बड़ी है तो आपको लग रहा है कि ज़्यादा ही मतलब गड़बड़ी है ना, तो आप जो है विसल ब्लोवर बन करके आप उस चीज़ को इंटरनली विसल ब्लो कर सकते हैं। पहले उस दिशा में ज़्यादा नहीं जाना, बस थोड़ा सा ये आप बस टिंज दे दो कि हाँ दैट यू नो इट, ठीक है। तो इतना सा रहेगा ये आंसर। इस तरीके से आप जो है दे सकते हो। इस तरीके से मैं जो है सोचा कि इसको ऐसे देना चाहिए। विसल ब्लोअर मैंने वहाँ बोला नहीं था। उसके बाद एक मैम थी, मैम ने भी कई सारे क्वेश्चंस पूछे मुझसे। एक तो ये पूछा उन्हें कि बताओ, पहले तो एजुकेशन से रिलेटेड पूछा कि आपने कहाँ से पढ़ाई करी है, अपने बारे में बताइए, तो मैंने बता दिया। उसके बाद उन्होंने पूछा कि किस तरीके से नवोदय विद्यालय रेगुलर स्कूल से कैसे अलग होते हैं, ठीक है। तो वो एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा, मैंने आंसर किया उसमें। लेकिन जब वहाँ पे आंसर कर रहे होते हैं ना, तो आपका दिमाग ना बहुत ही फंक्शनल अगर होता तो बहुत मज़ा आता है आंसर करने में, लेकिन नहीं होता उतना। आप तुरंत आंसर करते हैं और ज़्यादा बहुत अच्छी बातें नहीं बता पाते हैं वहाँ पर, जो आप जानते भी हैं लेकिन वहाँ पे नहीं बता पाते हैं। जैसे कि अगर नवोदय विद्यालय और रेगुलर स्कूल्स का कंपैरिजन पूछा ना, तो आप बहुत सारी चीज़ें बता सकते हो उसमें। क्या आप बता सकते हो? खैर ये बता सकते हो, एक चीज़ ये बता सकते हो कि जो रेसिडेंशियल विद्यालय होते हैं जहाँ बच्चे रहते हैं, तो छोटे से एज से जाते हैं और काफ़ी सालों तक वहाँ रहते हैं। तो बेसिकली वो अपनी सारी चीज़ें, अपना खुद का ख्याल रखना, अपनी चीज़ें करना वो खुद से ही करते हैं। दे बिकम सेल्फ डिपेंडेंट रेदर सेल्फ रिलायंट। आई थिंक सेल्फ रिलायंट इज़ द राइट वर्ड। दे बिकम सेल्फ रिलायंट, ठीक, आत्मनिर्भर बनते हैं। तो मोदी जी भी जो है ये
आह्वान हम लोग करते रहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत बने। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस रहता है नवोदय विद्यालय और रेगुलर स्कूल्स में। और भी कई चीज़ें आप बता सकते हो कि जो एक्सपीरियंस होता है वो टोटली डिफरेंट होता है रेगुलर स्कूल और नवोदय विद्यालय, जैसे एकलव्य विद्यालय, ये सब जो भी रेजिडेंशियल स्कूल है उनका एक्सपीरियंस टोटली डिफरेंट रहता है। आप कंटिन्यूअसली टच में रहते हो टीचर्स के, और सब चीज़ें आपको एक्टिविटीज़ करते हो, खेलते हो, खेलने की फैसिलिटी होती है, आपको यूनिफॉर्म मिलता है, खाना मिलता है, रहने को मिलता है, अच्छी एजुकेशन मिलती है, दैट इज़ टॉप नॉच आई थिंक। तो ये सब चीज़ें रहती हैं, और भी चीज़ें रहती हैं। बट उसके अलावा मैम ने एक और सवाल पूछा, वो उन्होंने पूछा कि मान लीजिए आपकी कंपनी में आपकी बॉस एक फीमेल बॉस है। जनरली क्या होता है इंडिया में या वर्ल्ड में, जो कॉरपोरेट्स हैं ज़्यादातर दे आर हेडेड बाय मेल बॉस, ओके। तो ऐसा उन्होंने पूछा कि आपकी बॉस जो है फीमेल बॉस है, तो आप जो है किस तरीके से करेंगे। ये क्वेश्चन आया क्यों उनके मन में, क्योंकि मैंने अपने रिज्यूमे में एक लाइन लिख रखी थी कि आई रोट फ्यू आर्टिकल्स फॉर ए पर्टिकुलर मैगजीन। एक मैगजीन के लिए मैंने कुछ आर्टिकल्स लिखे थे, जिसके लिए उन्होंने मुझे पे भी किया था पर आर्टिकल, कुछ पैसा, स्मॉल अमाउंट। तो उसमें में एक आर्टिकल मैंने लिखा था वीमेन इन बिजनेस करके, ऐसे कुछ थीम थी, एक रिपोर्ट आई थी, उसकी समरी और उसकी कुछ की पॉइंट्स, मैंने एक शॉर्ट आर्टिकल लिखने की कोशिश करी थी उस रिपोर्ट पे बेसिस पे। तो उसी से आई थिंक शी वाज इंस्पायर्ड इन माय बिलीफ। सो शी आस्क्ड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कि आपकी अगर बॉस एक फीमेल बॉस है तो आप किस तरीके से जो है करेंगे, आप एज एन एम्प्लॉय, या फिर जो भी आप बेसिकली वो जानना चाह रहे थे तुम्हारे मन में क्या आइडिया है। बहुत क्लियर मुझे तो अभी याद नहीं आ रहा उन्होंने पूछना क्या चाह रही थी कि फीमेल बॉस है तो तुम क्या करोगे, लाइक कैसे निभाओगे, क्या क्या पूछना चाह रहा है। बेसिकली उस समय जो मुझे समझ में आया मैंने आंसर कर दिया प्रॉपरली कि मेल बॉस और फीमेल बॉस में क्या होता है, ठीक है। लेकिन ये हो गए। फिर एक और सर थे, हाँ, जो जो इम्पोर्टेंट आई थिंक ऐसे सभी बच्चे बोल रहे थे, वो चंद्रशेखर, उनका नाम था चंद्रशेखर सर, काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन, वैसे तो इम्पोर्टेंट सारे ही थे, वो सुपर इम्पोर्टेंट आई थिंक थे, क्योंकि वो हेड थे संस्था के। उन्होंने, उनका कंसर्न ये था बेसिकली कि आप लोगों ने ये ग्राफ वाला क्वेश्चन क्यों नहीं किया एक्सेल में, क्योंकि जो भी आप जॉब ये सब अप्लाई करते हो इन सब में एक्सेल जो होती है मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो उसमें एक क्वेश्चन ग्राफ का था कि कंपनी का जो डेटा था उसका एक ग्राफ प्लॉट करना था। मैं सच बता रहा हूँ बहुत कठिन नहीं होता है, आप उसको हाईलाइट कर लीजिए एक तरफ, और दूसरी तरफ कंट्रोल से दूसरी रो को हाईलाइट कर लीजिए, फिर ऊपर ग्राफ का रहता है इंसर्ट पे, आप वहाँ से बना सकते हैं, बहुत कठिन नहीं होता है। लेकिन क्या हुआ ना, जब आप कभी भी एक्सेल वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे इन सब एग्जाम्स में, डेटा को कॉपी करने में ही मजे का टाइम लग जाता है, मतलब, है ना। और उन्होंने क्या किया था, 5 साल का नहीं दिया था उन्होंने, 7 8 10 साल का उन्होंने दिया था डेटा, 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018, ऐसे करके मजे का डेटा था वो, उसको कॉपी करने में ही मेरा मजे का टाइम लग गया। और उसमें क्या होता है कि अगर आप ध्यान से कॉपी नहीं करोगे, नंबर्स लिखे हुए हैं और आपको ध्यान से लिखना है, एक भी नंबर गलत कर दोगे सारे आंसर भी गलत हो जाएंगे आपके। कॉपी करना अपने आप में हेडेक का काम था कि मतलब सही कॉपी करो, उसमें टाइम लगा कि ध्यान से टाइप करो, पता चले तुम्हारी मेहनत ही खराब हो जाए अगर एक नंबर गलत कर दो तो मैंने उनको जेन्युइन आंसर दिया जो मेरा एक्चुअल में आंसर था। मेरा आंसर ये था कि सर एक्चुअली मैंने क्या किया कि आई ट्राइड टू एंश्योर कि मैं कोई क्वेश्चन छोड़ के ना आऊँ। तो मैंने क्या किया था, वो जो एक्सेल वाला क्वेश्चन दिए थे 4 थे, उसमें 4 में से मैंने 2 अटेम्प्ट करके आया था मैं। मेरा प्लान ये था भाई कि ज़्यादा इसी में टाइम लगा दोगे तो तुम पता चले एक छूट ही जाए तुम्हारा, क्योंकि धीरे धीरे मैं कर पाता हूँ चीज़ें, तो एक छूट जाएगा तो और मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए मैंने आधा ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था। ऐसा मैंने उनको बता दिया कि सर आई ट्राई टू एंश्योर दैट आई डोंट लीव एनी क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड, फॉर दैट रीजन आई डिसाइडेड टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन हाफ ओनली, आई अटेम्प्टेड ओनली द फर्स्ट 2 पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ऐसे करके मैंने उनको यही बता दिया आंसर। हालांकि ही वॉज वेरी मच कंसर्न अबाउट इट कि यार इतना तो करना ही चाहिए था। ऐसा मुझे लग रहा कि ही वॉज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस कि यार ग्राफ वाला क्वेश्चन करना चाहिए था, ऐसा वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है। तो इस तरीके से ये मेरा एक्सपीरियंस रहा और भी कुछ चीज़ें समझ में आई। तो देखो ये मैं इंटरव्यू देने ही इसीलिए गया था कि किस तरीके का इंटरव्यू एक्सपीरियंस होता है। ऐसा जितना अच्छे से यहाँ बता रहा हूँ ना, सच बता रहा हूँ, वहाँ पे उतना अच्छे से नहीं बोल पाया मैं। आवाज़ और इंग्लिश मेरी बहुत ही टूटी फूटी निकल रही थी प्रॉपरली, ऐसा लग रहा था मैं सेंटेंस ही प्रॉपरली फ्रेम नहीं कर पा रहा था, और लाउड हो जा रहा था मेरा,
कि मैं तेज बोल दे रहा था, हालांकि उन सब ज़्यादा मैटर वाली बात नहीं है, इतना हो गया ना। तो ये ऐसा मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस रहा। फिर मैं बाहर आया, अपने जो भी वहाँ के जो लड़के आए हुए थे दोस्तों से जो है बातचीत करी। फिर एक लड़का था, नाम नहीं याद आ रहा उसका, क्या नाम था, ठीक है, वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा, बहुत ही चिल्ड पर्सन था मस्त था वो, मतलब बेसिकली, और अच्छी अच्छी पोएम्स भी आती भाई उसको, ओवरऑल मस्त था भाई वो। सारे लड़के ही मस्त थे, मेरे को ऐसा लग रहा था सारे ही बच्चे अच्छे आए थे इंटरव्यू देने, सारे ही बच्चे अच्छे आए थे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छे ही कर रहे हैं वो लोग। और वो भाई बंदा बहुत ही क्लियर था कि उसको यूपीएससी प्रेप करना, अगर यूपीएससी नहीं होता तो आईआईएम करेगा, इस तरीके कुछ बढ़िया सा प्लान था उसका। तो उससे पूछा गया क्वेश्चन, तो उससे यही पूछा, और एक बात बता दें, जो चीज़ छूट रही है, देखो ये होता है कि सीक्वेंस याद नहीं आता है। इंटरव्यू का एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन होता है कि आपने कॉलेज से निकल कर क्या किया। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने जॉब ज्वाइन कर ली तो आपके पास सीधा आंसर है आपने जॉब ज्वाइन कर लिया। अगर आपने जॉब ज्वाइन नहीं करी तो आपको बताना पड़ेगा कि आपने क्या किया। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। इसके साथ साथ एक दूसरा फेमस क्वेश्चन इंटरव्यू का ये होता है, कई दफ़ा हम लोग क्या करते हैं, हमको कोई जॉब ऑफर हो जाती है किस्मत से, तो उस जॉब को हम करते नहीं, छोड़ देते हैं, किसी कारणवश छोड़ देते हैं मान लें, ठीक है। तो वो हमसे ये जानना चाहते हैं कि आपको वो जॉब मिली, आपने वो छोड़ दी, ये जॉब मिली, आपने ये छोड़ दी, तो मतलब ये वाली जॉब मिलेगी, इसको भी आप छोड़ दोगे? ऐसा करके वो जानना चाहते हैं आपसे कि आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी इस क्वेश्चन पे। तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द इंटरव्यू में ऐसा पूछते हैं, ठीक है। अब मैं इसको बहुत ही अच्छे से आंसर नहीं कर पाया, जैसे मुझे समझ में आया मैंने वहाँ पर बता दिया, ठीक है। तो फिर हम लोग बाहर आकर के हम लोग डिस्कस किया थोड़ा सा, और हम लोगों ने अपने अपने आंसर से डिस्कस किए। जैसे मेरा वही दोस्त है सालिम भाई, तो सालिम भाई से भी कुछ इसी तरीके का पूछा होगा, तो उसने बता दिया कि सर मुझे ना एक्चुअली ये कोडिंग डोमेन जो भी है, इस तरीके के डोमेन में मुझे जाना नहीं है, मुझे पसंद ही नहीं है। मतलब बेसिकली अगर उससे पूछा जाएगा कि जैसे कि कंपनी के कुछ वर्टिकल्स हैं, वर्टिकल्स मतलब कि इन सेक्शंस में कंपनी इन डोमेन्स में काम कर रही है, डिजिटल एजुकेशन सिस्टम एंड ओटास, ऑनलाइन टेस्टिंग एंड असेसमेंट सिस्टम, ऐसे करके इनके वर्टिकल्स हैं, इन वर्टिकल्स में कंपनी काम करती है। तो उससे ये पूछा कि कुछ पूछा इस तरीके का, तो उसने प्रॉपरली मतलब बता दिया कि सर मुझे एक्चुअली इस दिशा में जाना ही नहीं है, मुझे काम ही नहीं करना है इस दिशा में। तो और एक बात ऐसा बताया जाता है कि इंटरव्यू में आप जेन्युइन आपको रहना चाहिए, फैब्रिकेटेड आंसर नहीं देने चाहिए, तो वो बिल्कुल जेन्युइन था, तो उसने अपनी बात बता दी। तो ये मेजर लर्निंग कुछ यही रही कि आप जेन्युइन रहिए, आप आंसर दीजिए। और एक और लर्निंग मेरी ये रही कि आंसर जब देंगे ना आप, तो आंसर देने से पहले लगभग कोई भी क्वेश्चन होता है ना, वो किसी न किसी प्रिंसिपल या फ्रेमवर्क के अराउंड बिल्ट होता है, कोई भी क्वेश्चन होता है वो। तो आपको अगर याद रखें, आप देखने की कोशिश करें कि किस प्रिंसिपल से आंसर हो रहा है क्वेश्चन, तो जो है आपको बड़ी मदद मिलेगी। ये प्रिंसिपल का क्या एस्पेक्ट है मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कुछ डिस्कशन हुआ, फिर ठीक है, फिर हम लोग जो है निकल आए वहाँ से। बहुत ही अच्छे लोग थे, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ऐसे एक्सपीरियंसेस जो है आपको कभी मौका मिले इंटरव्यू देने का तो ज़रूर दीजिए जाके। मैंने रिस्क लिया था, ईपीएफओ का मेरा पेपर था, तो उसको छोड़ करके मैं इसको गया था देने। तो ठीक है, ये हुआ। अब मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ इसी के अंतर्गत। जब मैं आ रहा था ना यहाँ अपने घर पे, तो रास्ते में क्या हुआ, ट्रेन में मैं कुछ लोगों से मिला, एक कपल था और उनकी डॉटर थी एक, तो उनसे मैं मिला। वो बहुत ही अच्छे थे, भैया अच्छे थे, और वो मैम भी बहुत अच्छी थी। देखो ये हमारे डुगू डगर हैं, ये हमारे बाबू हैं, ये दूसरा चाचू नहीं दूसरा चाचू नहीं है, चाचू अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। दूसरा डुगू, हाँ ये दूसरा डुगू है। दूसरा चाचू। अच्छा चलो, अभी मैं कुछ बात कर रहा हूँ इम्पोर्टेंट, मैं इसको पॉज कर लेता हूँ। तो एक्चुअली ये जल्दी से जाएंगे नहीं तो, और मुझे कंप्लीट भी करना था क्योंकि फिर बाद में पेंडिंग पड़ा रहेगा। तो क्या हुआ कि हम आ रहे थे रेल से, तो रेल में वो भैया मिले और वो मैम मिली, उनकी बिटिया थी, बहुत ही अच्छे इंसान थे वो लोग। मुझे थोड़ी सी बातचीत हुई तो मुझे पता चला कि वो अच्छी जगह काम कर रहे हैं किसी बढ़िया कंपनी में। तो मैंने उनसे जो है अपनी क्वेरीज पूछी कि मतलब भैया इस चीज़ को कैसे आंसर करें, अगर आपसे कोई पूछे इस तरीके के क्वेश्चन कि आपको ये जॉब मिली, आपने वो छोड़ दी, वो जॉब मिली, वो छोड़ दी, फिर क्या गारंटी कि इस जॉब में आप रहेंगे या इसको भी छोड़ देंगे।
आप इस चीज़ को कैसे आंसर करेंगे। मैंने उनसे जो है एक तरीके से जानने की कोशिश करी। तो उन्होंने जो जवाब दिया मुझे बहुत ही अच्छा लगा जवाब उनका। उन्होंने बताया कि जब आप कॉलेज से निकलते हैं, डुग्गू आप ऐसा नहीं करिए डुग्गू, मैं इम्पोर्टेंट बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं पढ़ाई कर रहा था ना। तो उन्होंने ये बताया कि ऐसे क्वेश्चंस आप कैसे आंसर कर सकते हैं। पहली बात तो उन्होंने बताया कि आपको ट्रू रहना है, जो आपकी एक्चुअल बात है वहीं पे रहना है। उन्होंने बताया कि सोचिए फाइनेंशियली अगर कोई चीज़ बेटर लुक्रेटिव ऑफर आपको मिलता है तो आप ऑब्वियसली आप बेटर ऑफर को पिक करते हैं, ठीक है। पहला उन्होंने बताया कि फाइनेंशियली दैट ऑफर वाज बेटर, तो एक ये एस्पेक्ट हो गया, डुग्गू ऐसा नहीं करो बाबू। फिर दूसरा एस्पेक्ट उन्होंने बताया, डुग्गू आप मेरा ध्यान खराब कर रहे हैं, गलत बात है ये। फिर उन्होंने ये बताया कि मैं डेमोग्राफिकली इस स्टेज पे हूँ कि एक कंपनी से दूसरी कंपनी में स्विच कर सकता हूँ। ये डेमोग्राफिक रियलिटी, मतलब बेसिकली डेमोग्राफिक एस्पेक्ट उन्होंने प्रेजेंट किया कि डेमोग्राफिकली आई कैन डू सो, इट गिव्स मी लिबर्टी टू वर्क हार्ड एंड अचीव बेटर आउटकम्स फॉर माई सेल्फ, ऐसा उन्होंने जो है। हाँ तो आप ही के लिए रखा था मैं वो, ठीक है। तो वो डेमोग्राफिक एस्पेक्ट उन्होंने अपने आंसर में बताया। तो उन्होंने अपने आंसर बहुत ही कामली उन्होंने बताया, बहुत अच्छा बताया उन्होंने कि फाइनेंशियली इफ़ आई गेट अ बेटर ऑफर आई विल लाइक टू चूज़ इट फॉर ऑब्वियस रीजंस। फिर एक ये हो गया। फिर उन्होंने बताया कि डेमोग्राफिकली अगर आपकी सिचुएशन ये है कि मान लीजिए आपकी एज जो है 23-24 है, तो आप जो है आपको एक थोड़ी सी लिबर्टी रहती है, डेमोग्राफिक लिबर्टी है कि आप इंस्टीड ऑफ स्टेबिलिटी यू ट्राई टू फाइंड सम बेटर ऑप्शन फॉर योर सेल्फ, ठीक है। उसके बाद उन्होंने ये बताया कि अब जैसे मैंने उनसे पूछा कि मान लीजिए आप इसको कैसे आंसर करें कि आपको ये जॉब लग गई तो आप इसको भी छोड़ दोगे, अगर ऐसे सामने वाला पूछता है तो कैसे आंसर करेंगे। तो उन्होंने ये बताया कि देखिए क्या होता है, आफ्टर सम टाइम यू ट्राई टू फाइंड स्टेबिलिटी बिकॉज आपकी शादी की एज होने लगती है, और शादी के दौरान क्या होता है, आदमी क्या सोचता है कि एक स्टेबल जॉब हो जाए ताकि उसको भागना ना पड़े, क्योंकि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आ जाती हैं, ठीक है। आपकी कोर फैमिली होती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं, तो इसलिए आप एक स्टेबल जॉब जो है ढूंढना चाहते हैं। तो फॉर दैट रीज़न आई थिंक दिस पर्टिकुलर कंपनी इज़ डूइंग ग्रेट वर्क इन दिस डोमेन। जैसे एजुकेशन सेक्टर में काम करें तो ऑब्वियसली अच्छा सेक्टर है, और जो है एक स्टेबल जॉब है, परमानेंट जॉब है, तो इस तरीके से आप उस तरीके उसको भी आंसर कर सकते हैं। फिर मैंने उनसे पूछा कि अगर मान लीजिए सर भैया कि अगर वो पूछें कि ऐसा अभी आप ये कर रहे हो लेकिन आप तो मान लो यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे थे, तो फिर आप इसको छोड़ दोगे, आप तो वहाँ चले जाओगे, उसको कैसे आंसर करेंगे, मैंने उनसे ऐसे पूछा। तो उन्होंने बताया कि देखिए क्या होता है, हम सब लोग जो है अपने लाइफ में कुछ ड्रीम्स होते हैं हम लोगों के जो हम अचीव करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि उन्हें हम हमेशा अचीव कर ही लेते हैं तुरंत। बट मीनवाइल अगर आप कुछ और काम करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई ज्वाइन दिस जॉब, देन क्या होगा कि आप यू विल गेट टू लर्न सर्टेन थिंग्स। इट इज़ नॉट जस्ट ओनली अबाउट अर्निंग मनी और जॉब पर से, इट इज़ अबाउट लर्निंग द पिटफॉल्स इन द सेक्टर इटसेल्फ। एजुकेशन सेक्टर में क्या प्रॉब्लम्स है वो भी आप सीखोगे ना। और उन्होंने ये भी बताया कि जब आप किसी जॉब को कर रहे होते हैं ना, तो उसकी आप चीज़ें कमियां वगैरह सब समझ जाते हैं। और यूपीएससी वगैरह जब आप करते हैं, आईएएस वगैरह आप बनने की कोशिश करते हैं या भगवान की दया से बन भी जाते हैं, तो आप ना एक वाइडर पॉलिसी सेटिंग सिचुएशन में पहुंच जाते हैं, और आपके काम का जो इम्पैक्ट होता है ना वो मल्टीप्लाई होता है, और वो बियॉन्ड 100% हो सकता है। इट कैन एक्चुअली टच द वीकर सेक्शंस ऑफ द पीपल दैट एक्चुअली इंस्पायर यू टू डू वर्क। ऐसे करके उन्होंने कुछ बहुत ही शॉर्ट में बताया था, मैं थोड़ा सा लॉन्ग बता रहा हूँ क्योंकि मैं उनका एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। तो उन्होंने बेसिकली ये बताया कि आपके जो काम का इम्पैक्ट है ना आईएएस वगैरह में, वो इम्पैक्ट ज़्यादा है। अगर सोचो आईएएस और आईपीएस में कंपेयर, मैंने उनसे पूछा कि आईएएस और आईपीएस में अगर ऐसा सोचो आप ऑलरेडी आईपीएस हैं और आईएएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप इसको कैसे आंसर करें कि मतलब जनरली तमाम सारी रील्स वायरल होती रहती ना, तो पूछते हैं कि आप तो ऑलरेडी आईपीएस हैं, आप क्यों ये कर रहे हैं, ऐसे करके वो विजयन सर पूछते रहते हैं, तो या दिव्य कीर्ति सर कोई भी ऐसे पूछते रहते हैं। तो उसमें उन्होंने एक्चुअली गाइड करने किया उन्होंने कि हर काम में क्या होता है, पहली चीज़ तो आपका ड्रीम, आप क्या बनना चाहते थे। अगर आप आईपीएस ही बनना चाहते तो आप आईपीएस बनिए, आईएएस बनने की जरूरत नहीं है।
लेकिन अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं और अभी आप दूसरी पोस्ट में हैं, तो क्या होता है कि आप उस पर्टिकुलर जॉब की डिमांड समझते हैं और उसमें प्रॉब्लम्स को समझते हैं। तो वो प्रॉब्लम्स आप पॉलिसी के माध्यम से, जो कि आईएएस लोग बनते हैं जाकर के पॉलिसी बनाते हैं, तो वो चीज़ें आप फिक्स कर सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं, और आपका जो इम्पैक्ट होता है वो ज़्यादा होता है। तो ये उन्होंने ऐसा थोड़ा सा मुझे उनसे सीखने को मिला, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और एक चीज़ और, फिर जो मैम थी, मैंने मैम से भी एक क्वेश्चन पूछा। मैम भी बहुत अच्छी पोजीशन में है, करीब 12-13 साल से वो कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं। बहुत ही सधा हुआ उन्होंने प्रिंसिपल्ड आंसर दिया। मैं प्रिंसिपल की बात बता रहा हूँ। मैंने उनसे पूछा, मैम कि अगर मान लीजिए हमसे पूछा गया कि आपकी बॉस फीमेल है, देन हाउ यू विल आप किस तरीके से काम कर रहे हो, या कैसा आप, उनका क्वेश्चन नहीं याद है ना प्रॉपरली, इसलिए मैं भी घुमा के बता रहा हूँ। बेसिकली पॉइंट ये था कि अगर आपकी बॉस फीमेल है, देन हाउ यू विल कैरी आउट योर बिजनेस, योर वर्क, ऐसा उनका सवाल था। तो मैंने मैम से पूछा, मैम इसको कैसे आंसर करना चाहिए। मैम ने मुझे एक बहुत ही प्रॉपरली, बहुत ही अच्छी बात बताई। वो ये थी कि जब आप काम कर रहे होते हैं, ठीक है, काम कर रहे हो, या फिर मैं इन अ लार्जर सेंस, सोसाइटल सेंस में भी कहूँगा कि जो जेंडर डिफरेंस है ना, वो अवॉइड करना चाहिए। हम जब काम कर रहे होते हैं तो हमको ये फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि हमारा बॉस जो है वो फीमेल बॉस है कि मेल बॉस है। तो उन्होंने बेसिकली मुझे ये समझाया कि यहाँ पर एक जेंडर का प्रिंसिपल है, जेंडर न्यूट्रलिटी का प्रिंसिपल है बेसिकली, कि अगर आपका बॉस मेल है तो पूछेगा तो उसको न्यूट्रल करो, अगर आपका बॉस फीमेल है, आपसे सवाल पूछेगा कोई, तो आप उसको न्यूट्रल करो। तो न्यूट्रल करोगे तो क्या हो जाएगा कि आप इंसान को या फिर उस पोस्ट को पोस्ट की तरीके से ट्रीट कर रहे हो, ना कि बेस्ड ऑन योर जेंडर बायस, कि आप कैसे कैरी आउट कर रहे हो अपना बिजनेस बेस्ड ऑन जेंडर। तो बेस्ड ऑन जेंडर तो बिजनेस नहीं कैरी आउट करना चाहिए। आपका बॉस सीनियर है तो आप सीनियर को सीनियर की तरीके से ट्रीट करोगे ना, जेंडर के हिसाब से थोड़ी ट्रीट करोगे। तो ये उनका मुझे अच्छा आंसर लगा, और बेसिकली आइडिया अच्छा लगा मुझे कि प्रिंसिपल्स यूज़ करने चाहिए अगर आप कर सको तो, जिससे यहाँ पर जेंडर न्यूट्रलिटी का प्रिंसिपल यूज़ किया गया। और फिर उन्होंने और एक चीज़ ऐसी बात बताई। एक पॉइंट ये हो गया कि जेंडर को न्यूट्रल करो जब कभी भी जेंडर के ऊपर सवाल आए। दूसरा पॉइंट उन्होंने ये बताया कि जब आप काम कर रहे होते हैं, जो आपका बॉस होता है ना, वो सिर्फ आपको इंस्ट्रक्शन देने के लिए नहीं होता है बेसिकली, कि काम दे दिया, लो फाइल्स, दिस फाइल, दैट फाइल, लो करो। जब बॉस, सबॉर्डिनेट एंड सीनियर का जो रिलेशनशिप होता है ना, वो सिर्फ इंस्ट्रक्शन बेस्ड नहीं होता है। देयर इज एन एस्पेक्ट ऑफ ग्रूमिंग। ही हेल्प्स यू टू बिकम अ बेटर पर्सन, पर्सनालिटी वाइज, वर्क वाइज, दैट हेल्प्स यू बिकम अ बेटर पर्सन। तो ग्रूमिंग का जो एस्पेक्ट है वो भी आप अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि हाँ, ये बात सच भी है कि जब कोई आपके पास सीनियर होता है जिसको आप रिपोर्ट करते हो, तो वो आपको गाइड करता है चीज़ों को करने का। आप कुछ काम करके ले जाते हो, कुछ गलत होता है, कुछ एरर होता है, he or she corrects you and ask you to fix this problem, fix this error। ये चीज़ आप करते हो जब, तो इससे आप बेटर पर्सन बनते हो यार, है ना। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ये भी पॉइंट अच्छा लगा मुझे। फिर उन्होंने एक चीज़ और बताई कि मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी उम्र हो गई 35 साल या 40 साल, आपका जो नया बॉस आया ना वो 23 साल का लड़का या लड़की है, तो आपको थोड़ा अजीब लगेगा ना कि वो 23 साल का बॉस है, मैं उसको कैसे बोलूँ, वो मुझे खुद सम्मान करना चाहिए। तो क्या होता है, जब वर्क होता है ना, तो वर्क में एज ग्रुप का सम्मान करना ये बेसिकली एक मोरल प्रिंसिपल बेस्ड होता है। लेकिन सीनियर सबऑर्डिनेट रिलेशन जब होता है वो एक बेसिकली लीगल प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, मोरल लीगल, ठीक है। तो आपका अगर सीनियर, आपका बॉस जो यंग बॉस है, तो आपको उसके लिए पॉजिटिव आउटलुक रखना चाहिए। पॉजिटिव आउटलुक कैसा कि उसने आपसे कम समय में वो चीज़ें सीख ली हैं जो उस जॉब के लिए रिक्वायर्ड है। तो आपके लिए क्या है, वो चीज़ लर्निंग है बेसिकली, कि दैट यू नीड टू लर्न ऑल दोज थिंग्स फ्रॉम हिम, कि व्हाट ही डिड बेटर इन सच अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, कि इतनी कम समय में वो आपका बॉस बन गया। समझ रहे हैं। तो इसको पॉजिटिव नज़र से देखना चाहिए और चीज़ें सीखनी चाहिए एंड अप्रिशिएट करना चाहिए कि एज की नज़र से देखने का कोई सेंस नहीं है यहाँ पे फिलहाल। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा उनसे। अब मैं एक चीज़ और बता देता हूँ। जब मैं गया था नोएडा, तो मैं स्लीपर से गया था और मुझे कोई दूसरी ट्रेन नहीं दिख रही थी, क्योंकि इन दिनों मेरे बहुत सारे पैसे खर्च हो गए भाई। मुझे तो पॉकेट मनी मिलती है, वो पैसे खर्च हो गए मेरे बहुत सारे टिकट विकेट करने में। तो मैं तो भाई स्लीपर कर लिया था। आने की टिकट जो थी ना, मुझे कोई टिकट ही नहीं मिल रही थी, तो मैं मजबूरी में थर्ड एसी किया था।
ठीक है। थर्ड एसी मजबूरी में किया था, महंगी टिकट थी मेरे हिसाब से तो, बट ठीक है। बट जब मैं उन लोगों से मिला और ये सब बात हुई हमारी, तो मैं ना बहुत ही अच्छा महसूस किया, मुझे लगा कि मेरा पैसा वसूल हो गया। आपने कभी सुना होगा, वो एक बहुत ही फेमस आइडिया है, किसी ने बताया हुआ था कि अगर आपके पास पैसे हैं ना तो आप बिजनेस क्लास में बैठो। बिजनेस क्लास में बैठना सिर्फ पैसे की बर्बादी की नज़र से नहीं देखना चाहिए कि बहुत पैसे खर्च कर रहा भाई, इतनी महंगी सीट पे बैठ रहा, सस्ती सीट पे जा सकता था, इकोनॉमी सीट पे जा सकता था, उसको उस नज़र से नहीं देखना चाहिए। बिकॉज आप जहाँ पे बैठते हो, अगर आप हाई वैल्यू प्लेसेस पे बैठते हो या मिलते हो लोगों से, तो आपका ब्रेन, आपकी पर्सनालिटी, आपके आइडियाज़, डिफ्यूज़न, बेसिकली इंटरेक्शन जब आप कभी करने का मौका मिलता है ना, ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं, ऐड करती हैं आपकी लाइफ को, आपके एम्बिशंस को, सब चीज़ों को ऐड करती हैं ना। तो यही मुझे वहाँ पे फीलिंग आई कि भाई आने वक्त जो है मैंने महंगी टिकट कर ली, तो लग तो रहा था मेरे पैसे बहुत खर्च हो गए, क्योंकि पैसे तो बहुत खर्च हो गए मेरे को दिल्ली आने जाने में, कई बार आना जाना पड़ गया, बट ठीक है। तो आई जस्ट फेल्ट दैट पर्टिकुलर थिंग कि हाँ यार, ऐसा होता है कि अगर आप अच्छी चीज़ें अपने लिए करते हो, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छी घड़ी पहनो, कमाओ, अच्छा कमाओ, खुद पे खर्च करो, और ये चीज़ें आपको ऐसा जो है हेल्प करती हैं आपकी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने में, आपके व्यक्तित्व को निखारने में, चीज़ों को सीखने में, एम्बिशंस को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करती हैं सारी चीज़ें। तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे मिल करके, तो आई ट्राई टू रीपे। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि भाई उन्होंने जो मुझे बता दिया ना, वो बहुत मेरे लिए मीनिंगफुल था, बहुत ही यूज़फुल था। तो मैंने अपनी कोशिश करी कि मैं उनका जो है ग्रेटिट्यूड शो कर सकूं। तो मैंने भी अपनी तरफ से जो है काफ़ी प्रयास किया कि मैं हेल्प करूं। मैंने उनके बहुत सारे बैग वगैरह थे, मैंने नीचे उतरवाया बैग, जो भी है, मतलब मैंने कोशिश करी बेसिकली कि उनसे मुझे जो सीखने का मौका मिला ना, मैं उसको कुछ तो मतलब रीपे करूँ इन दैट सेंस कि जो भी मैं कर सकता था उस जगह पे, ठीक है। तो मैंने क्या किया मतलब, और मैं उनका थैंकफुल हूँ। अगर वो कभी इस वीडियो को देखेंगे आगे चल करके, शायद पता नहीं भी देखेंगे तो भी कोई बात नहीं, मैं उनका थैंकफुल हूँ। उन्होंने जो 2 बातें मुझे बताई, 3 बातें, बहुत ही मुझे अच्छा लगा, क्योंकि ऐसा मैंने कभी भी, मैं इंटरव्यू के लिए ऐसे ही चला गया था, कोई मुझे पता नहीं था ज़्यादा तरीके से कि कैसे प्रिपेयर करूँ या किस तरीके का थॉट प्रोसेस होना चाहिए आदमी का। और बाकी जो लड़के आए हुए थे यूपीएससी वगैरह में, इंटरव्यू वगैरह भी वो लड़का दिया हुआ था शायद से, तो अच्छा सब कर रहे हैं, ठीक है। हर आदमी जो है ग्रेजुअली चीज़ें सीखता है, शायद ये मेरा टाइम था सीखने का, कि ये बेसिक चीज़ सीखने का इंटरव्यू में। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं उनका थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझे जो है मेरे क्वेरीज़ को आंसर किया। और मैं आप सबका भी थैंकफुल हूँ कि आप लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, आप लोग मुझे जो है मौका देते हैं अपनी चीज़ें शेयर करने का। और आप लोग भी, मैं चाहूँगा कि आपके जीवन में भी कुछ अच्छी चीज़ें हो जाएं, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें देखी हुई हैं। मैंने चमकता सूरज देखा है और घनघोर अंधेरी रात देखी है। सबने ही देखी होती है, लेकिन मैंने भी देखी है ना। कैसा महसूस होता है कि जब जॉब नहीं होती है, बहुत ख़राब महसूस होता है। देन कैसा महसूस होता है जब आपकी लो लेवल की जॉब लग गई होती है, मजदूर वाली जॉब होती भी है, लेकिन अच्छा महसूस नहीं हो रहा होता, तो बहुत ख़राब महसूस हो रहा होता है उस समय भी। मैंने मतलब बहुत सारी चीज़ें देखी हुई हैं, ठीक है। तो मैं आपकी स्थिति भी टोटली समझ सकता हूँ, बिल्कुल एग्जैक्ट समझ सकता हूँ कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। मैं यही कहूँगा, अच्छे से मेहनत करते रहिए। जो आप भी सीखते हैं, पढ़ते हैं, वो हमारे जीवन में ज़रूर काम आता है, कहीं ना कहीं काम आता है, लेकिन तुरंत काम नहीं आ रहा होता, तो हमें लगता है कि यार इतनी मेहनत कर रहे हैं, कहीं काम नहीं आ रहा। जैसे कि अभी मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ पता है, क्योंकि मेरे को अभी बहुत सारा काम है, मेरा PIB करना है मुझे। अभी मैंने सोचा कि दिसंबर शुरू हुआ है, PIB छूटे ना पाए, जो ऑलरेडी थोड़ा छूटा हुआ पड़ा हुआ है मेरा, उसको कर लूँगा किसी दिन, लेकिन दिसंबर का ना छूटे, तो मैं उसको कर रहा था। वो इतनी ज़्यादा PIB आती है ना कि मेरी बैंड बज जाती है उसको करने में। 103 स्क्रिप्ट थी कल, आज भी 55-56 थी, उसको मैं कर भी नहीं पाया हूँ मैं। हालांकि मैं कर डालूंगा उसको, बट मेहनत बहुत लगती है इन सब चीज़ों को करने में। और भी मुझे बहुत सारे काम हैं, तो उनको भी करूँगा जाके। इस वीडियो को एंड करके 40 मिनट अभी जो समय बच रहा, बस इसी को कंक्लूड कर रहा हूँ मैं। तो ठीक है, बस अभी मुझे ये करना है, UPPCS का प्रिपेयर करना है, RO मेंस प्रिपेयर करना है, और बाकी EDJL का जो रिजल्ट आएगा होगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है, ठीक है। हालांकि मेरे हिसाब से मेरा ठीक गया था, मैं कहूँगा कि मेरा ठीक गया था। बाकी देखते हैं कैसा आता है। एक लड़का बता रहा था कि आ गया और नहीं हुआ है, तो नहीं हुआ तो फिर नहीं हुआ है, ठीक है, ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं। और मैं आपको बता दिया हूँ कि मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है, CBSE की एक नई वैकेंसी आई हुई है, सुपरिटेंडेंट की, जूनियर असिस्टेंट की, असिस्टेंट सेक्रेटरी की, और भी अच्छी लेवल 10 की 2-3 जॉब आई हुई हैं।
तो आप भर दीजिए उसको। लेटेस्ट वैकेंसी है और बहुत ही अच्छी संस्था है, जल्दी से पेपर कराती है, जल्दी से आपको नौकरी मिल जाएगी अगले साल में। और 8th पे कमीशन लगेगा तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा कि आपकी डिसेंट सैलरी जनरेट होगी। सो आई होप एवरीथिंग गुड अबाउट यू। आप अच्छा करिए और ऑल द बेस्ट। थैंक यू।